एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और @डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद अवैस आलम, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो रात थोड़ा लेट आई, लेकिन जो स्टेट मेरिट लिस्ट है राउंड 1 की आयुष की आ चुकी है। और मैंने आपसे बताया था जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगी मैं उसका एनालिसिस करके आपको बता दूंगा क्या मोस्ट एग्जैक्ट कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले इस साल काफ़ी वेरिएशन आने वाला है। क्योंकि BAMS की जो गवर्नमेंट की सीट्स हैं बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई हैं। अब सिर्फ और सिर्फ 363 गवर्नमेंट की BAMS की सीट्स बची हैं, और यकीनन इन सीट्स का जो प्रभाव है वो BHMS पर भी पड़ेगा और BOMS पर भी पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ BAMS की सीट्स अगर कम हुई हैं तो उसी पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, आपको BHMS और BOMS दोनों पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और अननोइंगली पिछले साल जो है BHMS और BOMS की कट ऑफ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लो रही थी। उसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता, लेकिन इस साल जो है वैसा नहीं रहने वाला है। सभी लोग ये ध्यान रखें। तो क्या कट ऑफ रहेगी वो भी मैं बताऊंगा, और किस बेसिस पे मैंने निकाला है, क्या एनालिसिस क्या है वो भी आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले और फिर उसके बाद आपको मैं ये भी बताऊंगा कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, कौन से लिंक पे जाना है, पूरा यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस आपको पता लग जाएगा। क्योंकि आज 15 और 16 सितंबर में यहाँ पर क्या होनी है, चॉइस फिलिंग होनी है। और चॉइस फिलिंग के लिए क्या प्रेफरेंस रहने वाला है गवर्नमेंट कॉलेज का, वो भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। और प्राइवेट के मैंने जो बेस्ट टॉप 10 कॉलेजेस थे उसके बारे में बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप देख लेना। उसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी बचे तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं ज़रूर आने वाली वीडियोज़ में कवर करने की कोशिश करूँगा। और अभी 2 और अपडेट अदर स्टेट से रिलेटेड देने थे, तो सभी स्टूडेंट यहाँ पर चैनल पर बने रहें। जो बिहार से रिलेटेड था वो भी शेड्यूल आ गया है, उसका कंप्लीट ब्राउचर बता दूंगा मैं। और दूसरा था MP मध्य प्रदेश के रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो भी पूरा आ चुका है शेड्यूल भी, तो वो भी मैं आने वाली वीडियो में बता दूंगा। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको UP आयुष UG मेरिट लिस्ट राउंड 1 का ऑप्शन देखने को मिल होगा। आप इसको डाउनलोड करेंगे, क्योंकि मैं डाउनलोड कर चुका हूँ तो इसको ओपन कर लूँगा। इसमें पहले अलग अलग चीज़ों का क्या क्या मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ, और फिर उसके बाद जो मैंने एनालिसिस किया है मेरिट लिस्ट का किस बेस पे और कैसे किया है वो आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर जो आपको नोट देख रहे हैं 2, पहले इनके बारे में जान लें, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट की इसके बारे में क्वेरी भी आई थी कि अगर उनके डॉक्यूमेंट पे ये लिखा है वेरीफाइड विद लिंक नॉट अवेलेबल, इसका क्या मतलब होता है। और अगर किसी ने पे जो सिक्योरिटी मनी है वो पेड नहीं की है तो उसका क्या क्या मतलब होता है वो पूरा बता देता हूँ। पहला है वेरीफाइड विद लिंक नॉट अवेलेबल। इसका मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी verified online subject to verification at the time of physical verification at nodal center and at the time of admission in the allotted college। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट को ये लिखा आ रहा है उसके सामने, जैसे अलग अलग यहाँ पर क्या चीज़ें लिखी हैं पहले मैं ये बता देता हूँ। स्टेट रैंक आपको दिख रही होगी सबसे पहले कॉलम में, दूसरे में नीट का रोल नंबर, फिर नेम, फादर नेम, UP की कैटेगरी स्टूडेंट की क्या है, फिर सब कैटेगरी क्या है, नीट के मार्क्स क्या है, नीट की रैंक कितनी है, ऑल इंडिया रैंक यहाँ पर है। फिर उसके बाद डोमिसाइल कहाँ का है, और सिक्योरिटी मनी पेड की है कि नहीं की है, अगर जमा कर दिए तो पेड लिखा होगा और नहीं की है तो नॉट पेड लिखा होगा। फिर यहाँ पर लिखा वेरीफाइड विद लिंक नॉट अवेलेबल। इस टाइप से जिन स्टूडेंट के सामने आ रहा है वो मान के चलें अभी उनका वेरिफिकेशन ऑनलाइन जो है वो जिन डॉक्यूमेंट्स का होना था ज़रूरी वो हो चुका है, यानी वो एलिजिबल हैं चॉइस फिलिंग के लिए। लेकिन इनके सेम डॉक्यूमेंट जो है दोबारा से वेरिफिकेशन होगा नोडल सेंटर पर भी और जिस कॉलेज में एडमिशन होगा वहाँ पर भी। दूसरा है वेरिफिकेशन रिजेक्टेड। ये क्या होता है, द डॉक्यूमेंट्स वर ब्लर्ड नॉट रीडेबल। या तो स्टूडेंट के जो डॉक्यूमेंट थे वो ब्लर होंगे, यानी उसको जो चेक करने वाला आदमी था उसको रीड नहीं कर पाया, ब्लर था डॉक्यूमेंट, या फिर रीड करने लायक नहीं था, या फिर फेक था, या फिर सर्टिफिकेट आउट ऑफ डेट था, या फिर जिस फॉर्मेट में मांगा है वो फॉर्मेट नहीं था। इंस्ट्रक्शन गिवन इन आवर ब्राउचर एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ये करें कि या तो 2-3 चीज़ें हो सकती हैं जिसमें जो वेरिफिकेशन है वो रिजेक्ट किया गया है। पहला केस, या तो स्टूडेंट ने जो है ब्लर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड किया हो। दूसरा, रीडेबल नहीं था, अगर किसी ने ऐसा सर्टिफिकेट अपलोड किया वो रीडेबल नहीं था। दूसरा, किसी ने अगर फेक अपलोड कर दिया है। तीसरा, सर्टिफिकेट की अगर डेट नहीं थी, सर्टिफिकेट की अगर एग्जैक्ट डेट नहीं थी, जैसे मांगा था कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह और EWS सर्टिफिकेट वगैरह इनकी कि 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, अगर वो नहीं था, या फिर जिस फॉर्मेट में मांगा था स्टेट वाला अगर वो नहीं था, तब भी यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको यहाँ पर रिजेक्शन कर दिया गया है। ठीक है, और तीसरे जो कैंडिडेट हैं वो है वेरीफाइड। उनका मतलब क्या है, उनके सभी डॉक्यूमेंट जो है ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है उनको नोडल सेंटर जाकर नहीं वेरिफिकेशन कराना है। अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, यानी लिंक विद नॉट अवेलेबल आ रहा है, तब भी आपको नोडल सेंटर पे दोबारा वेरिफिकेशन कराना होगा, एडमिशन टाइम पर भी वेरिफिकेशन कराना होगा। और अगर आपका टोटल वेरिफिकेशन ऑनलाइन हो चुका है तब भी आपको नोडल सेंटर पे जाकर वेरिफिकेशन कराना होगा। आप ये बात ध्यान रखें। और जिनका वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो गया है वो यहाँ पर
आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। और जिन स्टूडेंट ने फ़ीस पेड नहीं की है, जिनके स्टूडेंट के आगे लिखा हुआ है नॉट पेड, यानी सिक्योरिटी मनी पेड नहीं की है, तो वो लोग भी चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साफ साफ ब्राउज़र में बोल दिया गया था जो स्टूडेंट सिक्योरिटी मनी पे नहीं करेंगे वो चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन तभी माना जाता है जब आप सिक्योरिटी मनी भी जमा कर देते हैं। ठीक है, और जिन स्टूडेंट का यहाँ पर वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो गया वो अगले राउंड के लिए अपने जो सिक्योर कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह हैं उनको पूरा तैयार करके रख लें ताकि आगे एलिजिबल हो पाएँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ कैसे मैंने इसका एनालिसिस किया है। यहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें दिख रही होंगी, स्टेट रैंक और नेम कैटेगरी रैंक वगैरह। तो इससे मैंने जो स्टेट की मेरिट लिस्ट की बेसिस पर कट ऑफ बनाई है राउंड 1 की, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने कट ऑफ निकालने के लिए क्या किया है, यूपी आयुष का जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट किया है टोटल सीट्स में। जैसे आपको पता होगा BAMS के लिए टोटल 363 सीट्स हैं। ठीक है, अब इन सीट्स को अलग अलग कैटेगरीज़ में बांटना है। तो रिजर्वेशन के सिस्टम के हिसाब से SC के लिए जैसे 21% का रिजर्वेशन है। अब यूपी के अंदर क्योंकि 2 तरह का रिजर्वेशन है, एक है वर्टिकल रिजर्वेशन, दूसरा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, ये जो रिजर्वेशन है ये वर्टिकल रिजर्वेशन है, और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, यानी एक कैटेगरी के अंदर भी सब कैटेगरीज होती हैं। जैसे कोई SC ओपन से बिलोंग करता है, कोई SC फ्रीडम फाइटर से बिलोंग करता है, कोई SC NCC से बिलोंग करता है, तो वो हो जाती है हॉरिजॉन्टल, यानी एक कैटेगरी के अंदर जो सब कैटेगरी होती हैं उनको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो यहाँ पर जो है मैंने वर्टिकल रिजर्वेशन को लेकर ही सिर्फ जो बड़ी बड़ी कैटेगरीज़ हैं उनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है वो बताई है। जो सब कैटेगरीज़ वाले स्टूडेंट हैं उनको एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं बताया जा सकता, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन ईयर टू ईयर देखने को मिलता है। सबसे पहली बात तो ये जान लें। तो यहाँ पर टोटल सीट्स अगर BAMS की बात की जाए तो SC स्टूडेंट के लिए टोटल बचती हैं 76 सीट्स, ST के लिए बचती हैं 2%, इसका मतलब 363 का 2% निकालेंगे तो 7 सीट्स SC के लिए बची हुई हैं। OBC की बात की जाए तो 27% सीट्स, टोटल 363 का 27% निकालेंगे तो 98 सीट्स हैं। EWS के लिए टोटल 10% निकालेंगे तो लगभग 36 सीट्स हैं। बाकी जो बची हुई सीट्स हैं वो जनरल में रहेंगी, यानी 146 BAMS की सीट। उसी तरह से BHMS में जो टोटल 766 सीट्स हैं उनका जब डिस्ट्रीब्यूशन आप इनकी परसेंटेज वाइज करेंगे तो SC के लिए 160 सीट्स आती हैं, ST के लिए 15 सीट, OBC के लिए 206 सीट, EWS के लिए 77 सीट्स, जनरल के लिए 308 सीट। BAMS की बात की जाए तो टोटल 122 सीट्स हैं, उसमें अगर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा SC के लिए 25 सीट, ST के लिए 2 सीट, OBC के लिए 33 सीट, EWS के लिए 12 सीट और जनरल के लिए बची हुई 50 सीट। तो ये तो हो गया अलग अलग कैटेगरीज़ पर क्या आएंगी सीट्स। अब इसमें मैंने कैसे आपको यहाँ पर कट ऑफ निकाली है वो बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जनरल को आप देखेंगे BAMS के लिए 146 सीट्स हैं। अब मैं आपको मेरिट लिस्ट पे लेके चलता हूँ। तो वहाँ पर जो जनरल के लिए 146 सीट्स हैं, तो यहाँ पर कैसे अलॉटमेंट होता है पहले आप वो जान लें। सबसे पहले तो स्टेट रैंक की बेस पर यहाँ पर होगा। तो कोई भी स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल ले लिया हमने 14th स्टूडेंट जो है यहाँ पर स्टेट रैंक जिस स्टूडेंट की 14th है, ठीक है। ये इसकी जो कैटेगरी है स्टूडेंट की वो है अदर और बैकवर्ड क्लास, ठीक है। और सब कैटेगरी उसने यहाँ पर डाली नहीं है और सब कुछ यहाँ पर वेरीफाइड है, पेड भी है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो सिस्टम सबसे पहले देखेगा इस स्टूडेंट को, देखेगा इसकी ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से और प्लस इसकी जो स्टेट रैंक है उसके हिसाब से देखेगा। इसकी स्टेट रैंक पे जो भी इस स्टूडेंट ने अपनी चॉइस फिलिंग की होगी, फॉर एग्जांपल इन्होंने नंबर 1 पे A कॉलेज डाला, फिर B कॉलेज डाला, फिर C कॉलेज डाला, इस टाइप से इन्होंने चॉइस फिलिंग में 3 कॉलेज डाले। तो सिस्टम सबसे पहले A सीट के लिए देखेगा कि इनको जो है ये सीट अगर जनरल से अलॉट हो सकती है क्या। अगर इनकी रैंक पर जनरल से अलॉट हो रही होगी तो जनरल से अलॉट कर देगा, चाहे इनकी बैकवर्ड हो, SC हो, ST हो, जो भी कैटेगरी हो वो मैटर नहीं करती। लेकिन अगर जनरल से अलॉट नहीं हो पाती है सीट्स, फिर इनको देखेगा इनकी कैटेगरी के हिसाब से। अगर कैटेगरी से अलॉट हो रही है तो फिर कैटेगरी से अलॉट करेगा सिस्टम। अगर वो भी अलॉट नहीं हो पाती है फिर वो अगली चॉइस पर पहुंचेगा, फिर वहाँ पर देखेगा जनरल से अलॉट हो पा रही है क्या। अगर नहीं हो पा रही है तो फिर उसकी कैटेगरी से हो पा रही है क्या, फिर भी नहीं हो पाती है फिर अगली चॉइस पर पहुंचेगा सिस्टम। तो इस तरीके से तो सिस्टम वर्क करता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे आप जो ऊपर की सभी सीट्स हैं, टोटल जो स्टेट रैंक है वो सबकी सब जनरल से अलॉट हो जानी चाहिए, आपको ऐसा लगेगा, ठीक। क्योंकि जो सिस्टम है किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो वो सबसे पहले उसे जनरल से अलॉट करना चाहेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट कहेंगे क्योंकि 146 जनरल की सीट्स हैं तो जो फर्स्ट 146 सीट्स हैं वो सबकी सब जनरल से अलॉट होकर कोई भी किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो उसको जनरल से मिल जाएगी, आप ऐसा मानेंगे। लेकिन इसमें 146 तक माने देखेंगे तो 4 स्टूडेंट की अभी फीस भी पेड नहीं है, तो टोटल 150 सीट्स तक स्टूडेंट यहाँ पर सोच सकते हैं कि 150 सीट्स तक जो स्टेट रैंक है, यहाँ पर स्टेट रैंक की बात कर रहा हूँ मैं, स्टेट रैंक 150 तक जो हैं उनको जनरल से अलॉट हो जाएगी सीट यहाँ तक। और अगर इसके हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पर जो जनरल के लिए कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है 45,891। लेकिन क्या ये सच्चाई है? ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था
स्टूडेंट का A B C। यहाँ पर क्या केस देखने को मिलेगा, पहले स्टूडेंट को देखिएगा सिस्टम कि उसको जनरल से अलॉट हो रहा है क्या ये कॉलेज, फॉर एग्जांपल नहीं हो रहा, लेकिन उसकी कैटेगरी से तो हो सकता है अलॉट हो जाए। तो अगर उसको कैटेगरी से अलॉट हो जाएगा तो यहाँ पर जो जनरल वाली एक सीट थी वो बची रहेगी। फिर उसी तरह से अगर ये भी नहीं मिल रहा होगा तब वो दूसरे सिस्टम पे जाएगा, वहाँ पर दूसरी चॉइस पे अगर उसको जनरल से मिल रहा होगा तब यहाँ पर जो जनरल की एक सीट है वो कम हो जाएगी और उसकी जो स्टेट वाली जो कैटेगरी के सीट्स हैं वो बची रहेंगी। तो इस टाइप से तो सिस्टम वर्क करता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट है ये वाला नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो कैटेगरी के होंगे उनको कैटेगरी से अलॉट हो चुका होगी सीट, सिर्फ जनरल से नहीं होगी, क्योंकि उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग सिस्टम देगा। ठीक है, तो टोटल जो पूरा एनालिसिस करके अलग अलग कैटेगरीज़ का मैंने निकाला है वो आपको मैं दिखा देता हूँ फाइनल कट ऑफ, क्योंकि यहाँ पर अगर हर एक कैटेगरी का मैं डिटेल में बताने लगूँगा किस बेसिस पे बनाया वो मैंने आपको बता दिया, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ यहाँ पर पूरा केस देख कर ही बनाई गई है। अब यहाँ पर जो है कैटेगरी वाइज अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो BAMS राउंड 1 के लिए देखेंगे तो जनरल के लिए 48,000 से 55,000 ऑल इंडिया रैंक के बीच में रह सकती है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं ऑल इंडिया रैंक ही बता रहा हूँ, सभी स्टूडेंट ध्यान दें। EWS के लिए 60,000 से 66,000 अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है तो आप अपने आप को फर्स्ट राउंड में सेफ मान सकते हैं। OBC के लिए भी 60,000 से 66,000 ऑल इंडिया रैंक है तब सेफ मान सकते हैं। SC के लिए 1,60,000 से 1,75,000 ऑल इंडिया रैंक तक, ST के लिए 5 लाख से 6 लाख के बीच में। इसमें वेरिएशन थोड़ा ज़्यादा देखने को भी मिल सकता है ST के अंदर। और BHMS की बात की जाए तो जनरल के लिए 1,70,000 से 2 लाख के बीच में, EWS के लिए 1,80,000 से 2 लाख के बीच में, OBC के लिए 1,80,000 से 2 लाख के बीच में, SC के लिए 3 लाख से 3.5 लाख यानी 3,50,000 के बीच में ऑल इंडिया रैंक रह सकती है। ST के लिए 5,50,000 से 6 लाख के बीच में देखने को मिल सकती है। पिछले साल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जनरल के लिए ही लगभग 7 लाख गई थी, तो ये जो वेरिएशन पिछले साल रहा था इतना इस बार नहीं देखने को मिलेगा। BOMS की बात की जाए तो यहाँ पर BHMS से भी ज़्यादा कट ऑफ रहने के चांसेस दिख रहे हैं इस साल। जनरल के लिए बात की जाए तो 1,30,000 से 1,50,000, EWS के लिए 1,40,000 से 1,50,000, OBC के लिए 1,40,000 से 1,50,000, SC के लिए 2,50,000 से 3 लाख के बीच में और ST के लिए 5 लाख से 5,50,000 ऑल इंडिया रैंक अगर आपकी है तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं फर्स्ट राउंड में। ठीक है, बाकी अलग अलग राउंड में क्या कट ऑफ रहेगी उस टाइम पर मैं भी आपको बता दूंगा। अभी मैं आपको चॉइस फिलिंग के ऑर्डर में बता देता हूँ कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, कहाँ पर लिंक है। आप जब यूपी की ऑफिशियल काउंसलिंग की वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा आपको काउंसलिंग का। आपको यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है सेकंड नंबर पर चॉइस फिलिंग आयुष UG। आप सभी स्टूडेंट को इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर अभी दिखा रहा होगा चॉइस सबमिशन फॉर यूपी आयुष 2023 इज क्लोज, क्योंकि अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है। हालांकि आज ही से स्टार्ट होना है, 15 और 16 सितंबर को ही जो चॉइस फिलिंग है सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया गया है। सभी स्टूडेंट इसको ध्यान से देख लें और अपना जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो यहीं पर बनाएं। अभी हो सकता है 10 बजे के या फिर 12 बजे के बाद यहाँ पर चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो और कल को रात को 11:59 तक आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। किस ऑर्डर में आपको चॉइस फिलिंग करनी है इस पर मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। कैसे आपको कॉलेजेस का सिलेक्शन करना है, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से जाकर देख लेना। उसके अलावा अगर आप प्राइवेट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है तो बेटर रहेगा आप पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लें। और एंट्रेंस वाला की ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन करें। ग्रुप पर पहुँचेंगे, वहाँ पर ऐप को डाउनलोड करके जस्ट 1000 रुपीज़ में आपको कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस, प्रेफरेंस लिस्ट, जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो सब सॉल्व करके आपको टीम यहाँ पर देगी। तो यहाँ तक के लिए यूपी के लिए यही है। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू।